आज हमारा जी है लेक्चर 3 है, सेक्शन भी 3। दो लेक्चर आज करेंगे हम, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। सो नेक्स्ट इवेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 3 में क्या होता है, जैज में मेलवनी एक कैरेक्टर है। मेलवनी क्लीन्स द ऑफिसेस ऑफ द पावरफुल वाइट बिजनेसमैन। न्यूयॉर्क में हार्लम की ये स्टोरी है, न्यूयॉर्क की अमेरिका के अंदर बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी के राउंड अबाउट ये कहानी। और मेलविनी है हमारे सामने कैरेक्टर आती हैं जो ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जो सफाई सुथराई का काम करती हैं, पावरफुल बिजनेस। वाइट तकरीबन सारे पावरफुल हैं, बिजनेसमैन तो ज़्यादा ही पावरफुल होंगे। एवरी नाइट फ्रॉम 6 until to 2:30 a.m. She took care of her nephew, alternately called Sweetness, William Younger, and Little Caesar. From the time he was 7 until he moved away to Chicago or San Diego. तो बाद में तो वो चला गया, नेफ्यू उनके पास रहता था जिसके जो नाम है वो ग्रेजुअली चेंज होता रहा, स्वीटनेस से विलियम यंगर और फिर लिटिल सीजर वो बना, और भी बाद में वो चला गया, आजकल नहीं है इसके पास। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने माँ बाप के पास नहीं रहते हैं, ये एक नोट करने वाली बात है। और वो हम देखते हैं कि डॉर्कस भी अपनी आंट के पास रहती है, और इसी तरह जो ट्रेस को भी माँ बाप ने नहीं पाला था। इवन जो है वायलेट जो है उसको भी ग्रैंड मदर ने शायद पाला, अपने माँ बाप के पास वो भी नहीं पली थी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अक्सर किरदार जो हैं वो अपने अपने जो मदर फादर जो पेरेंट हैं, जो रूट्स हैं, जो इमीडिएट फैमिली होती है, उसकी लैक हम देखते हैं जगह जगह पे। After he leaves, she finds her favorite grocery bag tucked behind his radiator and filled with the unsent letters of the neighbors. A busybody who loves gossip, Malvini begins to read through the letters. तो इस पार्ट में हम ज्यादा देख रहे हैं कि मेलवनी जो फोकस है हमारा। और इस नावल की एक बहुत खूबसूरती ये भी है कि इसमें जो मेन इवेंट है उसको हम डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं। जो मेन इवेंट बिल्कुल कहानी के पहले पेज पे ही बता दिया गया था, और उसके बाद जो है वो जितने भी किरदार दरमियान में आते हैं, हम उनकी ज़िंदगी में वो सिर्फ आते जाते नहीं रहते, बल्कि हम उनको डिटेल से स्टडी भी करते हैं। अब देखिए मेलविनी जो है, ना सिर्फ उसको मेंशन किया गया बल्कि वो कौन है, वो क्या करती है, और उसको पूरी तरह से मेलविनी की अपनी एक पूरी कहानी है। इस तरह एलिस के बारे में हम जानते हैं तो उसकी अपनी एक पूरी कहानी है। मेलविनी जो है एक बिजी बडी है। बिजी बडी वो पर्सन होता है जो दूसरों की चीज़ों में दखल देता है, जो दूसरों की प्राइवेट लाइफ को एक्सप्लोर करना पसंद करता है। लव्स गॉसिप। मेलविनी बिगन्स टू रीड थ्रू द लेटर्स। जो ये सफाई सुथराई का काम आपको पता करती है, तो जितने भी लेटर वगैरह जो अनसेंट लेटर्स हैं, स्पेशली जो नहीं किसी को भेजे गए, वो पड़े हुए हैं, जो डस्टबिन में फेंक दिए जाते हैं, तो इस तरह के ये सारे उठा के लाती, ये पढ़ती है, और लोगों की जिंदगियों में झांकने का इसे शौक है। Some of the letters require her to take immediate action because the intended receiver has been left waiting with inadequate and outdated information. तो it seems that कि कुछ लेटर का तो शायद इसे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जिसने भेजा था उसको कोई जिस मकान में, जिस घर में उसने भेज दिया था, वहाँ पे किसी ने रिसीव नहीं किया। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि मुख्तलिफ जगहों पे जो लोग रहते हैं वो अपनी प्लेसेस शिफ्ट कर रहे हैं, किसी का कोई परमानेंट घर नहीं है, और एक रूटलेसनेस हमें नज़र आती है, होमलेसनेस नज़र आती है, होम सिकनेस नज़र आती है, फैमिली कट ऑफ हुई हुई है। सच इज द केस विद अ वुमन नेम्ड विंसम क्लार्क। ये लेटर्स में एक हमारे सामने एक किरदार आता है विंसम क्लार्क का, हुज हस्बैंड इन पनामा। तो पनामा के बारे में आपने सुना तो ज़रूर होगा, पनामा लीक्स के बारे में पाकिस्तान में काफ़ी खबरें थी। लेकिन पनामा बेसिकली कौन, एक शहर है, एक कंट्री है, एक इलाका है, कहाँ के ऊपर, नॉर्थ और साउथ अफ्रीका के दरमियान में। तो पनामा से वो सस्पेंड इन पनामा में है वो, और वो वहाँ से खत लिखते हैं, स्टिल सेंडिंग कैश टू एन ओल्ड एड्रेस। एक ओल्ड एड्रेस पे जाके, मैंने जैसे बताया ना, शिफ्टिंग एड्रेसेस हैं, शिफ्टिंग आइडेंटिटीज़ हैं, कोई स्टेबल नहीं है, किसी का कोई घर नहीं, किसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, किसी के माँ बाप भी नहीं मिलते, कोई फैमिली नेम आपको कम नज़र आते हैं, जैसे देखें जो ट्रेस, तो जो तो उसका नाम है, लेकिन ट्रेस क्या है, ट्रेस वे के बाद ढूंढता रहता है, ठीक है।
कोई फैमिली नहीं है उसकी. Sometimes she also adds unsolicited and anonymous clippings to the letter. अब क्या है कि sometimes she replies the letters, उनकी तरफ से जवाब दे देती है. और unsolicited and जो कहा ही नहीं गया उसको anonymous clippings को ऐड कर देती है. And she finds particular sinful and steamy before sending them on. This is a very strange character. ना सिर्फ ये कि दूसरों के खत पढ़ती है, दूसरों के अनसेंट लेटर्स को ढूंढती है, जो डस्टबिन में, जो लोगों के घरों में पड़े मिलते हैं, क्योंकि कुछ घर जो चेंज हो गए हैं, एड्रेस खाली पड़े हैं, बस कुछ सफाई करने जाना होता है, तो कोई वहाँ जाने वाला नहीं. वन डे जो अराइव्स एट मेलविनीज डोर, ये तो उसका बैकग्राउंड है कि उसका एक भतीजा है, और ये कि वो मेलविनी जो है वो अकेली है, और इस अकेलेपन को वो दूर कैसे करती है, लोगों के लेटर्स पढ़ के. इवन उनके जवाब भी दे देती है कुछ के, तो ताकि कुछ कनेक्शन बने रहें कुछ. लेकिन ये उन लेटर्स से जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है, वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें जो शो करती है ब्लैक कम्युनिटी की रूटलेसनेस को, ब्लैक कम्युनिटी की फ्रेगमेंटेशन को. सो वन डे जो अराइव्स एट मेलविनीज डोर, अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, हमें पता चल गया मेलविनी कौन है. मेलविनी ये पर्सनैलिटी है. अब जो उसके पास आता है, she assumes that he is there to sell her his cosmetics, so she assures him that she has no money. तो पहले तो से वो सॉरी करती, मेरे पे पैसे नहीं है, तो तुम से लगता है कि ये कॉस्मेटिक बेचने वाला है, उसे पता है. जो corrects her and explains that he is there to ask a favor. कहता है भाई मैं तो एक फेवर लेने के लिए आया हूँ, आज कॉस्मेटिक बेचने के लिए नहीं आया, मेलविनी के पास में आया हूँ, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे तुम्हारी एक फेवर चाहिए. क्या फेवर चाहिए जी उसको? He wants to rent out Sweetness old room. वो कहता है अपने भतीजे का जो वो तो चला गया है आपके पास से किसी भी वजह से, तो उसका जो रूम खाली है वो मुझे दे दो, रेंट पे दे दो मुझे, टू यूज व्हाइल मेलविनी इज वर्किंग डाउनटाउन. स्पेशली तब जब आप सफाई करने के लिए जाती हो, काम करने के लिए जाती हो जब. He says that he will pay her $2 a month, कि उसे $2 देगा एक मंथ. इन एडिशन to fixing up any leaks are the problems around the house since she now lives alone. और फर्दर ये उसके लिए क्या कर सकता है कि ना सिर्फ $2 देगा, बल्कि कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, कोई पाइप लीक हो जाता है, कोई चीज़ खराब हो जाती है, तो वो भी ठीक कर देगा, क्योंकि ज़ाहिर है वो अकेली औरत रहती है तो उसको प्रॉब्लम होते होंगे. Melanie refuses, saying that she wants no part in Joe's infidelity. इस बुनियाद पे वो कहती है कि जो इनफिडेलिटी है, अपनी वाइफ के साथ डिसलॉयलिटी है, वो इसमें कोई पार्ट नहीं प्ले करना चाहती. एंड शी रिजेक्ट्स हिज ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ हर रेपुटेशन, हर सॉलिडेरिटी विद वायलेट, whom she does not like but for whom she feels some sympathy. although वो कहती है मैं पसंद तो नहीं करती वायलेट को, लेकिन मुझे उससे हमदर्दी, और मैं एटलीस्ट इस मामले में सॉलिडेरिटी दिखाऊंगी कि मुझे कनेक्ट रहना चाहिए उसके साथ, अच्छी बात नहीं होगी. Joe tries to convince her that he only wants to spend some money with the female companion for some conversation. तो उसे कन्विंस करता है कि कोई ऐसी बात नहीं होगी, मैं जस्ट थोड़ी सी बातचीत करना चाहता हूँ फीमेल कंपेनियन के साथ. He says that he is a decent man who does not gamble, drink or run around the neighborhood with prostitutes. तो वो उसे फर्दर कन्विंस करता है कि मैं तो तुम मुझे जानती हो जो ट्रेस को, मैं तो एक शरीफ सा आदमी हूँ, कोई जुआ नहीं खेलता, कोई शराब नहीं पीता, कोई प्रोस्टिट्यूट्स के चक्कर नहीं लगाता, तो मैं तो एक बहुत ही शरीफ आदमी हूँ. He says that the violet no longer talks to him but busies herself with her hairdressing and communicates more than her parrot than with her own husband. तो कहती है वायलेट तो है तो वो मुझसे बात ही नहीं करती, वो तो मुझसे ज़्यादा अपने तोते से बातें करती रहती है, हेयर ड्रेसिंग करती है या तोते से बातें करती है. मेरी तो हैसियत तोते वाली भी नहीं है घर में, तो मुझे सिर्फ बातचीत करनी है. Although she is troubled about being an accomplice to a man's treachery, Melanie agrees to the agreement with Priviso. तो चाहती तो नहीं थी कि वो इस तरह से accomplice हो, कोई सहूलतकार बने. accomplice होने को कहते हैं सहूलतकार होना. इस
जो दगाबाजी के अंदर वो, लेकिन मेलविनी एग्रीज टू द अरेंजमेंट, बिल आखिर वो कन्विंस हो जाती है और मान जाती है, लेकिन एक प्राइवेजो के ऊपर, एक कंडीशन के ऊपर, दैट शी विल नॉट पास नोट्स और मैसेजेस बिटवीन कपल और हेल्प देम टू अरेंज मीटिंग्स टाइम, कि मैं दरमियान में कोई गो बिटवीन का रोल नहीं प्ले करूंगी कि तो मुझे तुम कहो कि कभी मैसेज दे के आओ, कभी ऐसा करो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा. She also begs Joe not to get involved with women who has young children. और फर्दर वो ये भी उसे कहती है कि ऐसी कोई कोई फीमेल नहीं होनी चाहिए जिसके बच्चे हों. Of course, Joe has been running around of late, meeting Dorcas on any evening that she can manage to get away. The couple tends to meet on Thursdays, और मकान उन्हें रूम मिल जाता है इस तरीके से पार्ट टाइम रेंट के ऊपर, और फिर कपल जो है वो कौन सा दिन सेलेक्ट करते हैं, थर्सडे का. So the couple tends to meet on Thursdays, a night that seems reserved for covered relationships, and that does not carry the high expectation of the dangerous energy of the weekend nights. तो इस पार्ट के अंदर, इस सेक्शन के अंदर मोस्टली हम इस बैकग्राउंड में गए हैं कि मेलविनी कौन है और फिर किस तरह से उसने वो रूम जो लिया है वो कौन सा था और किस बुनियाद पे. इसके बैकग्राउंड में हम ये भी पास्ट इवेंट्स हैं सारे, जो ने किस तरह अपनी मीटिंग्स और कौन से दिन पे अपनी मीटिंग रखी हैं, और मेलविनी से कैसे उसने वो रूम एक्वायर किया है, और कुछ और बातें भी हैं जो एनालिसिस में सामने आ जाती हैं अभी. The narrator often mentions a character's name in relation to the certain plot event and then branches out from that point to a discussion of his or her life or personality. जैसे हमने पहले बात की कि ना सिर्फ जो है वो टोनी मॉरिसन एक इवेंट के डिफरेंट नरेटर जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर जो है उनको मेंशन करती है. ये नहीं है कि एक मेन ये कहानी है और बाकी किरदार बस आते जाते रहेंगे, ऐसा नहीं होता, बल्कि जो भी कैरेक्टर मेंशन होता है फिर वो ब्रांच आउट हो जाता है और पूरी स्टोरी उस तरफ चली जाती है और उसके पूरे बैकग्राउंड को हम लेके आते हैं और पूरी तरह उसके उसकी अपनी एक कहानी होती है उसके अंदर. While in the previous section, the narrator had been describing the meeting between the Joe and the Dorcas in Melvini's apartment, now the focus switches to the Melvini herself. In this part, as I earlier mentioned, that the the focus is now the Melvini herself. Melvini collects newspapers and is keen observer of the neighborhood people. Like the narrator, she collects what she deems to be the relevant information pieces together, different storylines. जैसे हम पहले जान चुके हैं, मेलविनी का अल्टीमेटली जो कन्विंस हो जाना है कि ये मुझे रूम दे देती है, उसके 2-3 रीजन हमें कन्विंसिंग रीजन मिलते हैं. एक उसकी साइकोलॉजी के अंदर भी मिलते हैं, एक उसकी पर्सनल कंडीशन के अंदर भी मिलता है. एक तो वो गरीब है, स्वीपिंग का काम करती है, लेकिन ठीक है उसकी ज़रूरतें कम है, $2 की उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होगी कि उसे मान जाना चाहिए था. एक्चुअली वो क्यों एक्सेप्ट कर लेती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है इस मामले में, अल्टीमेटली इनिशियली रिजेक्शन के बाद जो एक कन्विंसिंग लग रहा है वो उसका बैकग्राउंड है, वो उसका प्राइंग एटीट्यूड है, वो इसका बिजी बडी होना है, वो उसका दिलचस्पी लेना है दूसरों की जिंदगियों में कि लोग क्या कर रहे हैं, और ये वो अपना अकेलापन है उसकी. अब दिलचस्पी लेने की भी एक रीजन है कि कोई है नहीं उसका दुनिया में, और कोई 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 उसे काम नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है, तो किस तरह अपनी लाइफ को मैनेज करे. When she cleans the white people's office buildings, she learns about the men from the different traces, a photograph, a waste basket, snatch of the overheard conversation. तो ये बिल्कुल इन ब्लैक तो इनविजिबल समझे जाते हैं. सफाई करने वाली एक औरत जो है, कब उसको कोई विजिबल समझता है, तो कोई अगर फोन पे बात कर रहा है तो करता रहता है, ये उनकी बातें सुनती है, कोई आपस में बात करता है तो कोई इस बात को बॉदर थोड़ी करता है कि मेलविनी नाम की एक सफाई करने वाली लड़की से क्या, औरत से क्या छुपाना, या उनकी उनके लिए वो है ही नहीं. वेस्ट बास्केट भी इसने उठानी होती हैं, फोटोग्राफ वहां से इसको मिल जाते हैं, लेटर मिल जाते हैं, राइटिंग मिल जाती है रिजेक्टेड किस्म की. एज ए ब्लैक क्लीनिंग लेडी शी इज कंसिडर्ड इनविजिबल, सो शी taps into a collective psyche and exercises sort of independent control. So therefore Melvini mirrors not only the narrative of the jazz itself but also the city landscape that is everywhere and everything. बिल्कुल हमें ये नरेटर का भी हमें एक मिरर नजर आता है इसके अंदर. जो कहानी की नरेटर है वो भी मेलविनी की तरह की कोई शख्सियत है जो
जो कहानी हमें सुना रही है वो भी तो पर्सनल लाइफ में हर बंदे को जानती है ना, उसके बैकग्राउंड को भी. As the narrative voice shifts, so too the identities of the Morrison's characters. Everyone seems to change names or the identities responding to the disposition, migration and relocation. और हमें लेटर से, हमें एड्रेसेस के चेंज होने से, ये सारी कंडीशन से क्या पता चलता है, उनके चेंजिंग जो नेम में आती हैं, जैसे उसके भतीजे का नाम के जो है एडजेक्टिव्स हैं वो भी बदलते रहते हैं, उनके आइडेंटिटीज शिफ्ट होती रहती हैं, स्टेबल नहीं है क्योंकि अपरूटेड लोग हैं. और वो जो सदियों की गुलामी के बाद अगर इनको आज़ादी अभी मिली है तो अभी स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं. और अमेरिका के अंदर उनकी क्या हैसियत है कि इस तरह के लोग तो इनविजिबल समझे जाते हैं, जैसे मेलविनी है. और बहुत से लोग जो माइग्रेटेड हैं, रीलोकेट हो रहे हैं, ये हमें एक्सपीरियंस हम करते हैं इस कहानी के बड़े पर्दे के ऊपर. कहानी के पीछे जाके जब हम हमारे अनकॉन्शियस में जो चीज़ रजिस्टर हो रही है वो उन लोगों की रूटलेसनेस है, होमलेसनेस है, उनका रीलोकेशन है, उनकी माइग्रेशन है, उनकी लैक ऑफ आइडेंटिटीज हैं, अनस्टेबल लाइफ है, फ्रेगमेंटेशन है. So Melvin nephew, Sweetness, his first name, William Younger, and then Little Caesar, and his name reflect his transformation from a young trace of his parents to a small king, and then a sweet man. Sweetness does not, ये जो उनका nephew है मेलविनी का, does not live with his parents. वो भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता. देखिए, वो मेलविनी के पास रहता है. ये भी एक सिग्निफिकेंट बात है. कोई भी करेक्टर जो है उसको उसकी जो परवरिश है वो अपने माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं. And the narrator does not give us any information about their story. Raised by his aunt Melviny, Sweetness situation thus mirrors Dorcas. तो यहाँ में Sweetness की लाइफ में जाने की शायद इस वजह से भी जरूरत नहीं है कि फर्दर उसकी लाइफ में जाया जाए, क्योंकि Dorcas के साथ वो बहुत सिमिलर है. In fact, most of the characters in the novel are raised by the people other than their parents. ये कॉमन एक फिनोमेनन है कि माँ बाप का ना होना सबका. जो ट्रेस इज रेज्ड बाय द विलियम फैमिली. देखें, जो ट्रेस को विलियम फैमिली ने पाला था. वायलेट इज रेज्ड बाय द ग्रैंडमदर एंड डॉर्कस इज रेज्ड बाय द मेलविनी. सो यहाँ डॉर्कस इज नॉट रेज्ड बाय द मेलविनी, यहाँ थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया. स्वीटनेस इज रेज्ड बाय द मेलविनी एंड डॉर्कस इज रेज्ड बाय एलिस. एलिस मैनफ्रेड है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगी. दिस फेमिलियर फ्रेगमेंटेशन इज एक्ट बाय द नैरेटिव स्टाइल. तो ये जो फ्रेगमेंटेशन है, हर चीज फ्रेगमेंटेड है, डिस्टॉर्टेड है, आइसोलेटेड है, और कोई उनके रूट्स नहीं हमें नजर आते. दिस फ्रेगमेंटेशन इज एक्चुअली एक्ट बाय द नैरेटिव स्टाइल आल्सो. जैज का जो नैरेटिव स्टाइल है, जो जैज म्यूजिक है उसका, और जो इस कहानी का नैरेटिव स्टाइल है वो भी काफी सिमिलर है. विद ऑफन स्किप्स एंड जंप्स एंड इंटरप्टिंग इटसेल्फ. ठीक है, अपने आप को इंटरप्ट करता है. ठीक है, लगातार कहानी में एक सीक्वेंस तो नहीं है ना कहानी के अंदर. रेजिस्टिंग एज कंटिन्यूअस प्लॉट स्ट्रक्चर. The unsent letters that Melviny reads display the pain of the separated families. और unsent letters जब हम देखते हैं, उनके अंदर जाते हैं, तो हमें पता चलता है फैमिलीज का, लोगों के पेन्स का. सेपरेटेड फैमिलीज जो हैं, ये कॉमन फिनोमेनन है. होम सिकनेस एंड द लॉन्गिंग फॉर समथिंग सिंपलर. In the most poignant letter for Winsome Clark to her husband in Panama, Winsome spells out her suffering and loneliness. ये लेटर्स के अंदर जो करेक्टर हैं उनकी फैमिली के साथ क्या है, और ये सारा कुछ जो क्यों है, ये है स्लेवरी, और ये उससे उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं. ये जो इंसानों ने स्लेवरी की है, स्लेव्स की जो अंदर की जिंदगी है, जो स्लेव्स को कि हम अंदर जाते हैं, जिनको जो सदियों से बेचारे स्लेव रहे, और इंसानों ने जो स्लेवरी वाला क्राइम किया है ना, असल में ये चीज़ रजिस्टर करवाना चाह रही है टोनी मॉरिसन. हम सब पढ़ने वालों को रजिस्टर करवाना चाह रही है कि स्लेवरी जो है वो एक कितनी बड़ी कर्स थी, और इसको इतना लाइट नहीं हमें लेना चाहिए. और उससे जो नुकसान हुआ है वो आज तक अमेरिका के ब्लैक लोग, बल्कि दुनिया भर के सारे स्लेव जो अभी आज़ाद हुए हैं, वो अभी तक सफ़र कर रहे हैं इस मेंटल पेन को लेकर के. In the most poignant letter from the Winsome Clark to her husband in Panama, Winsome spells out her suffering and loneliness. वहाँ भी हमें मिलती है सफरिंग, मिलती है लोगों की लॉन्लीनेस मिलती है, हमें रूटलेसनेस मिलती है, होम सिकनेस मिलती है, फैमिली डिस्पैशन मिलती है. Her writing is later read by the Melviny, an anonymous, invisible, benevolent observer who hopes to help Winsome in any way possible. और मेलविनी जो क्या चाहती है कि कोई मदद की जाए, हेल्प की जाए विंसम को
किसी भी पॉसिबल वे के साथ. Winsome writes with pleading urgency is drawing here and the dreams of her home in the Barbados with big trees and her mother. ठीक है, और वो ख्वाब क्या देखता है कि बारबाडोस में घर हो, बिग ट्री हो, हर मदर. ठीक है, तो मदर और ट्री, ठीक है, ट्री रूट्स मदर लिंक, ठीक है, ये हमें बड़ी सिग्निफिकेंट है इसकी मीनिंग. Displaced in the concrete jungle, she still longs for her roots, just as Joe will continue to search for a woman who can serve to replace his mother. As Melviny reads the letters that her nephew stashed her, are unexplained and mysterious reasons, she is able to flesh out the stories and reconfigure them. At the very least, she adds her own advice as she does when she sends a particular steamy letter between two lovers. और कुछ जगहों पे तो अपनी एडवाइस ऐड कर देती है जब वो दो लवर्स के खत का जवाब देती है. अटैचिंग मैगजीन क्लिपिंग टू द लेटर before sending it on, Melviny adds her stitch to a larger tapestry that entwines and connects all the Morrison's characters. तो नोट डाउन द असाइनमेंट और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ अभी जाएंगे. असाइनमेंट है डिस्कस द फ्रेगमेंटेशन. जो भी ये लेक्चर अगर आप दोबारा से भी सुने तो सारी बात यही थी. फ्रेगमेंटेशन क्या है, पहले इसको सर्च करें क्या मीनिंग हो सकते हैं, और फिर इस लेक्चर में से आपको काफी डाटा मिल जाएगा टू राइट अबाउट द फ्रेगमेंटेशन इन जैज, स्पेशली इन दिस पार्ट, एंड अनसेंट लेटर्स एंड इट्स कनेक्शन टू द रूटनेसनेस.